Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are studying the carbon-13 NMR spectroscopy, and in previous lecture we studied about the carbon-13 NMR spectroscopy, sensitivity of carbon-13, and then spin-spin splitting and decoupling techniques. So the last topic we studied was the off-resonance decoupling. In the current lecture, we are going to study about the depth 13 carbon NMR spectroscopy. So this lecture will comprise of the depth C13 techniques. What is depth C13? Depth means distortion-less enhanced polarization transfer. That is what its abbreviation says. So depth is a more recent technique that provides the same information as off-resonance decoupling. जो ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग पढ़ी जिसमें हमने देखा कि हम उनको प्रोटॉन्स और कार्बन्स की डीकपलिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास कार्बन्स की जो पीक्स हैं वो सिर्फ अपने साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से स्प्लिट होती हैं, नेबरिंग कार्बन्स या प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट नहीं होती। तो उससे हमें एक रिच इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा कार्बन जो है वो CH2 है, CH है, CH3 है या क्वाटरनरी कार्बन जिस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो डेप्थ उसी की एडवांस्ड फॉर्म है और एक मॉडर्न वे है उसी सेम इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का। फिर हम ऑफ रेजोनेंस की बजाय डेप्थ क्यों करते हैं? डेप्थ इज़ ईजियर टू रन ऑन अ मॉडर्न कंप्यूटर कंट्रोल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर and it gives better sensitivity and avoids overlapping multiplets because all peaks remain decoupled singlets. इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो सेंसिटिविटी इसकी अच्छी है और जो मल्टीप्लेट्स हैं उनकी ओवरलैपिंग का इशू नहीं रहता। आप कंसीडर करें कि हम ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और उसमें 2 या 3 कार्बन्स करीब करीब हैं और उनकी किसी की डबलेट है, किसी की ट्रिपलेट है, किसी की क्वार्टेट है। तो वो अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू जज के कौन सी पीक डबलेट थी, कौन सी ट्रिपलेट थी, कौन सी क्वार्टेट थी। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं। बाज़ एक वाली का एक सिग्नल दूसरी के सिग्नल के ऊपर आ गया तो मतलब वो 2 सिग्नल आपको एक नज़र आएगा। तो इस तरह के मसाइल उसमें हो सकते हैं, लेकिन डेप्थ के अंदर ये चीज़ नहीं है। डेप्थ के अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ सिंगलेट्स आती हैं, इसमें मल्टीप्लेट्स नहीं आती। इसमें और तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है कि मिथाइन कार्बन कौन सा है, मिथिलीन कौन सा है और मिथाइल कौन सा है। तो सारी सिंगलेट्स होती हैं, तो इस वजह से 2 पीक्स को अलग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब इसमें ओवरलैपिंग वाला सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जो एक जैसे कार्बन होंगे वही एक जगह पे आएंगे और वो तो वैसे भी एक जगह पे आते हैं इकट्ठे। जो जिसमें ज़रा सा भी फ़र्क होगा तो वो सेपरेट आएगा और वो आपको 2 पीक्स इसमें क्लियरली नज़र आ जाएंगी। तो ये उसकी मॉडर्न फॉर्म है। मतलब अब जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द डेप्थ एक्सपेरिमेंट्स। अब आप देखें कि हर जो C13 न्यूक्लियस है दैट इज़ मैग्नेटिकली कपल्ड टू दी प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू इट। जो उसके ऊपर प्रोटॉन्स लगे हुए हैं उनके साथ वो डेफिनेटली कपल्ड है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल साथ हैं। और इस मैग्नेटिक कपलिंग को अगर देखें तो इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पोलराइजेशन फ्रॉम द प्रोटॉन्स टू द कार्बन न्यूक्लियस। तो इस मतलब जब हम मैग्नेटिक कपलिंग को स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन से मैग्नेटिक जो कार्बन की तरफ पोलराइजेशन ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस चीज़ को हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जान सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस डिटर्मिन्स हाउ दिस पोलराइजेशन ट्रांसफ़र अकर्स। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे कार्बन के ऊपर उतनी ज़्यादा मतलब वो उससे पता चलेगा कि पोलराइजेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसकी मदद से ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको रीड कर लेता है कि कितने प्रोटॉन लगे हुए हैं, उसको जज कर लेता है। 1 प्रोटॉन है, 2 है, 3 है, तो उनकी जो पोलराइजेशन ट्रांसफ़र है उसकी वैल्यू या उसकी नेचर डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। तो डेप्थ एक्सपेरिमेंट में
जो नॉर्मली होते हैं वो 3 स्कैन लेते हैं हम। इसमें जो 3 स्कैन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, सबसे पहला द नॉर्मल डीकपल्ड स्कैन, एक नॉर्मल स्कैन लिया जाता है, इसमें कोई डीकपलिंग जो है ना एक्स्ट्रा काम नहीं किया जाता, सिर्फ डीकपलिंग की जाती है, मतलब सारी सिंगलेट्स आएंगी। एंड ईच टाइप ऑफ C13 न्यूक्लियस अपीयर्स एज अ सिंगलेट। तो ये जो पहला स्कैन होता है इसके अंदर पूरी की पूरी, इसको जो ब्रॉडबैंड सिंपल इसका स्कैन कहते हैं C13 का, इसमें सारे कार्बन एज अ सिंगलेट वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। मतलब आपके पास 10 कार्बन है तो 10 पीक्स आ जाएंगी, 10 डिफरेंट कार्बन्स। मतलब अगर 2 एक जैसे होंगे तो डेफिनेटली वो उसकी पीक उसमें 10 की बजाय 9 हो जाएंगी। तो इस तरह मतलब जितने केमिकली डिफरेंट कार्बन मौजूद हैं उन सारों की एक एक पीक इसमें आ जाएगी पहले स्कैन में। दूसरा जो स्कैन है दैट इज़ डेप्थ 90 स्कैन। डेप्थ 90 जो स्कैन है इसमें सिर्फ CH कार्बन्स आते हैं, सिर्फ CH जिनके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है वो एज ए सिंगलेट्स आ जाते हैं। तो डेप्थ 90 को देख के आप यानी कि CH कार्बन्स को पहचान लेंगे कि ये वाले CH हैं जिनके ऊपर एक प्रोटॉन है। तीसरा जो स्कैन होगा वो डेप्थ 135 स्कैन होगा। डेप्थ 135 में क्या होता है, इसमें तीनों आते हैं, मिथाइल भी आते हैं, मिथाइन भी आते हैं और मिथिलीन भी आते हैं। लेकिन जो इसमें मिथिलीन ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव पीक्स देते हैं और जो कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता वो नहीं आते। ये भी आगे देखते हैं, इस टेबल की एक इधर टेबल होगा जिसमें आप ज़्यादा इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो 3 स्पेक्ट्रम हम लेते हैं तो उनकी पहले स्पेक्ट्रम में सारे के सारे कार्बन्स आ गए, ठीक है। दूसरा जो डेप्थ 90 स्पेक्ट्रम है उसमें सिर्फ मीथाइन कार्बन आएंगे, सिर्फ CH आएंगे। ये दो आप अलग आपको पता लग गया। अब तीसरा जो स्कैन है डेप्थ 135, उसमें तीनों आएंगे, मतलब CH, CH2 और CH3, बग़ैर हाइड्रोजन वाले नहीं आएंगे। जो बग़ैर हाइड्रोजन वाले हैं वो सिर्फ मेन स्पेक्ट्रम के अंदर होंगे। मीथाइन कार्बन्स जो है वो तीनों के अंदर होंगे। मिथिलीन कार्बन्स जो हैं जो CH2 हैं ये सिर्फ डेप्थ 135 के अंदर होंगे और डेप्थ 135 के अंदर नेगेटिव पीक्स होंगी, उल्टी होंगी इनकी पीक्स। तो मतलब आप CH2 को भी फ़ौरन पहचान लेंगे, CH तो आपने पहले ही पहचान लिया, तो मिथाइल उसमें से माइनस करना कोई मसला नहीं है। मिथाइल कार्बन्स जो हैं वो डेप्थ 135 में नॉर्मल पीक्स देते हैं, डेप्थ 90 में कोई पीक्स नहीं देते। और इस तरह से ये देखें, ये एक टेबल है, इसमें देखें कि जो क्वाटरनरी कार्बन है इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, ऐसा कार्बन ये नॉर्मल C13 NMR में तो आ जाता है, डेप्थ 90 में भी नहीं आता, डेप्थ 135 में भी नहीं आता। मीथाइन ये तीनों में आता है बिल्कुल एक जैसा। मिथिलीन जो है वो नॉर्मल में भी आता है और डेप्थ 135 में उल्टा आता है, ये इस तरह से इसकी इन्वर्टेड पीक होती है। और मिथाइल जो है ये नॉर्मल में आता है और फिर डेप्थ 135 में आता है, तो 90 में नहीं आता। तो अब आप देखें कि ये कितना आसान है हमारे लिए इसको जज करना कि आपके पास ये 3 स्पेक्ट्रा हों, नॉर्मल C13, डेप्थ 90, डेप्थ 135। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेप्थ 90 को देखें, इसमें सिर्फ CH दिए हुए हैं, वो CH आप नॉर्मल स्पेक्ट्रम के ऊपर क्रॉस कर दें, उनके ऊपर CH लिख लें, तो आपको पता लग गया कि ये CH की पीक्स हैं। जो बाकी बच गई उनमें से अब आप डेप्थ 135 को देखें। डेप्थ 135 में जो उनके अलावा जो CH आपने पहले देख लिए ना, क्योंकि वो इसमें भी होंगे, उनके अलावा जो सीधी पीक्स होंगी वो CH3 की होंगी, उनके ऊपर आप CH3 लिख लें। और जो उल्टी पीक्स होंगी वो डेफिनेटली CH2 की होंगी, वो तो आसानी से आपको पहचान लेंगे। तो जब ये तीनों पे आपने लिख लिया, इसमें अब नॉर्मल के ऊपर आपने CH भी आइडेंटिफाई कर लिए, CH2 भी कर लिए, CH3 भी कर लिए, तो जो बाकी बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो क्वाटरनरी कार्बन होंगे, मतलब उनको भी आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो C13 को स्टडी करना या इस तरह आइडेंटिफिकेशन इसकी कि कौन से कार्बन कौन से वाली पीक्स उनकी हैं, ये प्रोटॉन की निस्बत बहुत इजी है। मतलब ये जो डेप्थ टेक्निक्स हैं स्पेशली, इनकी मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से कार्बन्स उनकी क्या सिचुएशन है। अब ये इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ब्यूट 3-इन-2-ऑन, ये मालिक्यूल है, ये आपके सामने है। इसका ये ऊपर C13 NMR है, ये डेप्थ 90 है, ये डेप्थ 135 है, तीनों स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं हमें। अब आप देखें
कि कार्बोनिल कार्बन जो है CB ये वाला, जिसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर स्पेक्ट्रम के अंदर आपको नज़र आएगा। ये देखें आप, ये इसकी पीक है डेल 199 के ऊपर, और ये इसमें है, डेप्थ 90 में नहीं है, डेप्थ 135 में नहीं है, मतलब ये वाली पीक सिर्फ इसके अंदर आ रही है। अब कार्बन नंबर जो C है, ये CH है। CH की पीक देखें कि ये तीनों स्पेक्ट्रा में होनी चाहिए, तो ये आ गई CH की पीक, ये इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन डेप्थ 90 के अंदर ये सिर्फ यही है, क्योंकि CH एक ही है इसमें। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि अच्छा जी डेप्थ 90 में ये पीक आ गई, इट मीन्स कि ये CH की पीक है, यहाँ पे भी हमने उस पर CH लिख लिया। अब आपने देखना है डेप्थ 135। डेप्थ 135 में CH भी होंगे, CH2 भी होंगे और CH3 भी होंगे। तो CH हमें पता है कि ये वाला है, ठीक है, तो ये इसमें से हमने पहले पहचान लिया कि ये CH है। अब बाकी जो ये सीधी पीक बच गई ना, ये CH3 की होगी, ये हमने फ़ौरन से पहचान लिया, क्योंकि ये एक ही पीक बची है डेप्थ 135 के अंदर, और वो CH3 की पीक है। अब जो CH2 है वो किधर आएंगे, वो सबसे आसान है पहचानने। ये देखें, उनकी पीक्स उल्टी होंगी, डेप्थ 135 के अंदर नेगेटिव होंगी, तो वो जो इन्वर्टेड पीक है वो एक ही है, तो 129 ppm के ऊपर, तो ये CH2 की है। तो इस तरह से आप कार्बन जो 13 NMR स्पेक्ट्रा हैं उनको ऐसे रीड करेंगे, मतलब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। मेन C13 NMR स्पेक्ट्रम भी होगा, डेप्थ 90 भी होगा और डेप्थ 135 भी होगा। तो इन तीनों की मदद से आप आइडेंटिफाई, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कार्बन किधर हैं। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सारे CH को, CH2 को, CH3 को, तो आपको एक ग्रेट डील ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं, कितने कौन से वाले कार्बन कितने मौजूद हैं, मतलब जिनके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है वो एक है, जिसके ऊपर एक प्रोटॉन है वो कितने, जिसके ऊपर दो प्रोटॉन यानी कि CH2 हैं वो कितने, और CH3 कितने। और इससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन्स आपको पता लग गए, टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स भी कंफर्म हो जाएंगे। वो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम को देखे बगैर ही आप यहीं से कंफर्म कर लेंगे कि CH फॉर एग्जांपल 10 हैं तो इट मीन्स के 10 प्रोटॉन हैं, CH2 कितने उसको भी मल्टीप्लाई कर लें CH3, तो कार्बन और प्रोटॉन आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। साथ अगर ऑक्सीजन या कोई और लगा है तो वो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता लग जाएगा, तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको ये वेरीफाई करेगा कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। अब आता है प्रॉब्लम 13.28। इस प्रॉब्लम में क्या कहता है वो कि द स्टैंडर्ड C13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ फिनाइल प्रोपेनोएट इज शोन हियर, प्रिडिक्ट द अपीयरेंस ऑफ डेप्थ 90 एंड डेप्थ 135 स्पेक्ट्रा। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि डेप्थ 90 कैसा होगा इसका और डेप्थ 135 कैसा होगा। तो इसमें देखें कि ये आपके सामने स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, और सारे स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है कौन सी पीक कौन से कार्बन की है। तो डेप्थ 90 के अंदर जो इसकी पीक्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी। डेप्थ 90 में आपको पता है कि सिर्फ CH की पीक्स आती हैं, तो जो CH की पीक्स हैं वो इसमें कौन कौन सी हैं, ये इसमें देखें कि एक तो ये E है, ये CH है, F ये भी CH है, और G ये भी CH है। मेरा ख्याल है यही CH है, बाकी कोई नहीं है। तो जो इसका डेप्थ 90 स्पेक्ट्रम होगा उसमें ये वाले E, F और G ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये अपीयर होंगे एज सिंगलेट्स। ठीक हो गया। तो E, F और G ये जो तीन पीक्स आपको नज़र आ रही है ना 120 से 130 तक, ये वाली पीक सिर्फ उसमें आएंगी डेप्थ 90 के अंदर। फिर डेप्थ 135 के अंदर, डेप्थ 135 के अंदर तो सारी होंगी CH, CH2 और CH3, तो ये तीन तो होंगी ही होंगी। उसके अलावा CH2 कौन से हैं, ये B वाले, ये भी होगा ये, और CH3 A वाला ये पीक भी होगी। जो बचा है D और C, ये दोनों देखें क्वाटर्नरी कार्बन, इन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। ये पीक्स डेप्थ वाले किसी में नहीं होंगी, ये मेन स्पेक्ट्रम में होंगी सिर्फ। डेप्थ 90 में भी नहीं होगी, 135 में भी नहीं होंगी। तो ये जो 135 जो है उसमें मिथाइल और मिथाइन पीक्स भी होंगी पॉइंटेड अप,
और मिथिलीन पीक्स जो हैं वो पॉइंटेड डाउनवर्ड्स हैं। तो इसमें जो बी कार्बन है इसकी जो पीक होगी वो उल्टी आएगी, और ए, ई, एफ और जी ये वाली पीक्स इसकी सीधी आएंगी डेप्थ 135 स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब हम आगे देखते हैं कि कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा को इंटरप्रीट कैसे करना है। एक मतलब सीक्वेंस में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके स्पेक्ट्रा हैं एंड यू हैव टू इंटरप्रीट इट। तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस तरीके से उसको चलेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा हमने पढ़े थे कि उनको कैसे इंटरप्रीट करना है। तो इसमें बल्कि ये उससे ईजी हैं, मतलब उसकी निस्बत आसान है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें डेप्थ हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर देता है। हमें बिल्कुल सामने वो क्लू दे देता है कि क्या क्या चीज़ें किधर हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स इम्प्लाइज हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। पहली चीज़ कि जितने सिग्नल्स होंगे उतनी मुख्तलिफ तरह के कार्बन्स मौजूद हैं, ये चीज़ आपने समझनी है। दूसरी चीज़ कि आपको पता चलेगी द केमिकल शिफ्ट्स ऑफ दोज सिग्नल्स सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन दोज कार्बन एटम्स। अब वो जो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि साथ इस कार्बन के साथ अटैच क्या है, इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मतलब अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है तो वो डी शील्डेड होगा, अगर उसके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस डी शील्डेड होगा, और कोई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है तो वो बहुत अप फील्ड आएगा। तो इस तरह से एक तो आपको नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन्स पता लग गए, दूसरा आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप उनके करीब हैं वो भी पता लग गया। तीसरी चीज़ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन द ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम या डेप्थ 90 और 135 से आपको ये भी पता लग जाता है कि हर कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन्स लगे हुए हैं। ये चीज़ आपको डेप्थ ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये तीन मेजर जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं ये आपको C13 NMR स्पेक्ट्रा से मिल जाती है। अब आप फॉर एग्जांपल हम इस कंपाउंड का C13 NMR स्पेक्ट्रम सॉल्व करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपके सामने स्पेक्ट्रा है, हम इसका कंपाउंड निकालेंगे कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो ये एग्जांपल में चूँकि एक ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम दिया हुआ था, इसके डेप्थ अवेलेबल नहीं थे, तो हम इसी से कर लेंगे। मतलब आपको कोई भी स्पेक्ट्रम अगर मिल जाए ऑफ रेजोनेंस या दूसरा जो डेप्थ स्पेक्ट्रम है, तो आप दोनों से आपको स्ट्रक्चर सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसकी हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे कि एक एक पीक को हम आइडेंटिफाई करके तो कैसे स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और फिर उनको जोड़ के देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसमें देखें कि जो ये इसका नाम क्या है, डेल्टा वेलिरोलेक्टोन ये कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, ये हमें दिया गया, ये मैथ स्पेक्ट्रम से पता लग गया C5H8O2। और इसमें अब ये जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रम है इसमें ये आपका ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है और ये सिंपल ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम है जो कल हमने पढ़ा था कि इसमें सिंपल सादा पीक्स आ रही हैं। और इसमें आप देख लें कि 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 ये TMS की पीक है। इट मीन्स कि 5 पीक्स आपको हैं तो पाँचों के पाँचों कार्बन अलग हैं, ठीक है। और ऊपर जो आपका ये वाला स्पेक्ट्रम है ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड, ये आपको क्या बता रहा है कि इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके करीब कितने हाइड्रोजन हैं 2, इसके करीब भी 2 हैं, ये 2 भी ट्रिपलेट्स हैं, इनके गिर्द भी 2 हैं, ये 2 ट्रिपलेट्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज सी हुई हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को हम करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप देखें इस पीक को, ये जो पीक है 173 ppm के ऊपर, ये क्या गैस होता है, ये फौरी तौर पे हमें गैस होता है कि ये एक कार्बोनिल का सिग्नल होगा, ठीक है। मतलब इतना जो डाउन फील्ड है वो कार्बोनिल के सिग्नल होते हैं। तो इसको अगर आप देखें ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम में भी ये कंफर्म होता है कि यहाँ इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ब्रॉडबैंड में भी सिंगल है, उधर भी सिंगल है। तो इट मीन्स कि ये क्वाटर्नरी कार्बन है। तो इस कार्बन को फिर हम किसको साइन करेंगे, एक कार्बोनिल को, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर देखें आपके पास 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो आप एक ऑक्सीजन हम इधर कंसिडर कर ली कि ये कार्बोनिल है, इसकी पीक 173 पे आ रही होगी, तो ये एक हमने पीक असाइन कर ली। तो इतना सा स्ट्रक्चर हमने बना लिया जी कि ये कार्बोनिल। अब ये पीक ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट पीक की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें
तो 70 ppm के ऊपर आपको ये जो पीक नज़र आ रही है, ये क्या है, ये एक CH2 की पीक है। क्यों कि ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम के अंदर आप इसकी ट्रिपलेट देख सकते हैं। और इसको देखें कि दिस इज अबाउट 20 टाइम्स द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ प्रोटॉन ऑन अ कार्बन बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रोटॉन होता है, लाइक समथिंग ऑक्सीजन के नज़दीक जो होता है, तो इस प्रोटॉन की पीक 3 से 4 ppm तक आती है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखें तो 3 to 4 ppm की रेंज को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 to 80 ppm की रेंज बनती है। तो मतलब ये वाला फिर हमें इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो कार्बन है 70 ppm के ऊपर, ये ऐसा CH2 है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के करीब लगा हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के करीब लगा हुआ है। तो ये हमने कल पढ़ा था ना कि जो प्रोटॉन्स हैं इनकी पीक्स ये रफली 15 to 20 टाइम्स इंक्रीज़ होके तो आपको C13 में नज़र आती हैं। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हैं कि अगर ये वाला प्रोटॉन इस जगह पे होता तो इसका कार्बन यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से अब आपके पास दो पीक्स के नतीजे में दो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपने बना लिए हैं पार्शियल स्ट्रक्चर। एक कार्बोनिल हो गया हमारे पास और एक हो गया ये CH2O। इस तरह के रिलेशनशिप में एक मिथिलीन ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट पीक की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट जो सिग्नल है वो 30 ppm पे है, ये वाला 30 ppm वाला ये भी एक ट्रिपलेट के तौर पे आ रहा है उसमें ऑफ रेजोनेंस में। इट मीन्स कि ये भी CH2 है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसको हम अगर 20 टाइम्स इसको हम कम करते हैं, तकरीबन 15 to 20 टाइम्स, तो उसमें देखें कि जो प्रोटॉन है कार्बोनिल के करीब वाला, कार्बोनिल के साथ वाले कार्बोनिल जो लगा होता है वो तकरीबन 2.1 ppm पे आता है। तो अगर ये 15 टाइम्स इंक्रीज़ हो तो यही 30 बनता है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पीक है ये थोड़ी सी डाउन फील्ड है, नॉर्मल मिथाइल की नहीं है। तो इस वजह से ये उस कार्बन की हो सकती है जो कि कार्बोनिल के साथ लगा हुआ है। तो अब ये कार्बोनिल के साथ एक CH2 यानी कि लगा हुआ है, तभी इसकी ट्रिपलेट आई है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये फ्रेगमेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया कि हमें पता लग गया कि कार्बोनिल के साथ भी एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी साइड पे क्या है ये भी देखना है। तो यहाँ पे CH2 हो गया और ये एक फ्रेगमेंट हमने बना लिया। तो अब देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था उसमें 2 ऑक्सीजन थे हमारे पास। अगर हम इधर देखें C5H8O2, तो 2 ऑक्सीजन में से दोनों ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हो गए और 3 कार्बन भी इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी कि 2 कार्बन बच गए जिनकी ये 2 पीक्स हैं। अब इनकी तरफ हम आते हैं कि ये क्या हो सकते हैं। ये देखें अब सिग्नल 19 और 22 ppm के ऊपर हैं। ये किसी डायरेक्टली डी शील्डिंग ग्रुप के ऊपर नहीं लगे हुए, क्योंकि ये इतने डी शील्डेड नहीं हैं, ये काफ़ी अप फील्ड आए हैं। लेकिन जो देखें 22 वाले, देखें 19 और 22 दो में डिफरेंस तो आया ना, एक 19 पे आया दूसरा 22 पे क्यों आया, दोनों 19 पे क्यों नहीं आए। तो इसका मतलब है कि जो 22 ppm वाला है ये एक ऑक्सीजन के करीब लगा हुआ है। मतलब ये जो ऑक्सीजन था इसके साथ एक CH2 था और फिर उसके साथ जो CH2 है ये 22 पे होगा और ये 19 पे होगा। ये इस तरह से लगा हुआ है। मतलब 19 वाला देखें कि ऑक्सीजन से दूर है, 22 वाला थोड़ा सा करीब है और जो ज़्यादा करीब है वो 30 पे है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंट हमने इसका बना लिया। तो ये 2 फ्रेगमेंट अब हमारे पास हो गए। अब इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 कार्बन पूरे हो गए और ऑक्सीजन दोनों पूरे हो गए। और हाइड्रोजन कितने हुए हैं जी, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन है इसमें। देखें ये C5H8O2 ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब हम सारे इसके फ्रेगमेंट्स या सारी पीक्स की जो असाइनमेंट्स है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है अब इन सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको आपस में अटैच करना, इनको जोड़ना और फिर देखना कि ये स्ट्रक्चर क्या बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने। एक होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड्स या रिंग्स की तादाद आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, 2C + 2 + N - X - H/2।
इसमें C कार्बन है, N नाइट्रोजन है, X हैलोजन्स हैं, H हाइड्रोजन है। अब अगर हम अपने कंपाउंड के ऊपर इसको अप्लाई करें, 2C यानी कि 5 कार्बन थे, 2 5 10 हो गए, +2 10 + 2 कितने हो गए 12, प्लस नाइट्रोजन, कोई नाइट्रोजन नहीं है, ये 0 रहेगा, -X, X भी कोई नहीं है, ये भी 0 रहेगा, -H। अब 12 में से H कितने हैं 8, 12 में से 8 माइनस करें कितने बचते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका जवाब आता है 2। तो अब आपको पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से कि इसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हैं, लेकिन अभी तक जो हमने फार्मूला बनाया है उसकी मदद से तो हमें यही पता चलता है कि इसमें तो एक कार्बोनिल है, एक ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, दूसरा डबल बॉन्ड तो कोई नहीं हमें पता चला। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं होता, जो रिंग होता है वो भी एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्विवेलेंट आता है इस फार्मूले से। तो अब आप देखें कि जो दूसरा है उसका हम क्या करेंगे, इसका फिर इससे हमें ये चीज़ कंफर्म होती है कि दूसरी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट मस्ट बी ड्यू टू सम रिंग बिकॉज देयर इज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो इस तरह से अगर आप इनको जोड़ते हैं, इन सारों को स्ट्रक्चर्स को यहाँ से मतलब अटैच करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि जिसमें ये ऑक्सीजन आके कार्बोनिल की इस साइड पे अटैच हो, क्योंकि इस साइड पे अभी तक हमें कुछ भी अटैच हुआ वो नहीं मिला, तो इस साइड पे ऑक्सीजन को हम अटैच कर लेंगे। ठीक हो गया। और इस तरह से अगर इस साइड पे देखें ऑक्सीजन को इस साइड पे अटैच करते हैं, उधर नहीं करते, तो उधर वाला जो ये CH2 है इसको भी डाउन फील्ड होना चाहिए था। तो CH2 जो इसकी वैल्यू है इस वाले CH2 की, ये देखें कितनी आई थी, इस CH2 की वैल्यू 70 ppm आई थी। तो अगर ये वाला CH2 हम कार्बोनिल के साथ लगा देते हैं तो ये 70 पे होना चाहिए था, लेकिन ये 19 पे है। इट मीन्स कि ये उसके साथ नहीं लगेगा, ये इस वाले CH2 के साथ लगेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है वो उधर लग जाएगा। तो जब इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि C13 NMR स्पेक्ट्रम से हमने वेरीफाई किया और जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूरा उतर रहा है। मतलब इसमें आप देख लें कि 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं और 8 हाइड्रोजन्स हैं और 2 ऑक्सीजन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका पूरी तरह उसको वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरह से C13 NMR को इस्तेमाल करके आप स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब ये तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था, तो आपने अलोन C13 की मदद से कर लिया है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको C13 के साथ प्रोटॉन NMR भी चाहिए होगा और फिर 2 डायमेंशनल टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रोटॉन NMR की मदद से आपको और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा प्रोटॉन किससे कपल्ड है, कौन सा कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये तो एक बिल्कुल छोटा मॉलिक्यूल था तो हमें पता लग गया कि ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन ये स्ट्रेटजी अपना के आप जो C13 के NMR स्पेक्ट्रा हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब प्रोटॉन भी अवेलेबल हो तो फिर आप उसको भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं वेरियस स्टेप्स के ऊपर। जब आप एक चीज़ वेरीफाई करें कि जी ये CH2 होगा, फिर देखें कि उसके प्रोटॉन कहाँ होने चाहिए, वो प्रोटॉन NMR में ढूंढें, वो मिल जाए तो फिर आप उनके ऊपर भी लिख लेंगे जी ये वाले प्रोटॉन्स इन कार्बन्स के साथ लगे होने चाहिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करके स्ट्रक्चर को तो सॉल्व करते हैं। ये एकदम पूरा स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं होता, इसी तरह स्टेप वाइज होता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 13.29, 30 एंड 31। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपने करने हैं। अब आती है इसकी एप्लीकेशन। NMR जो हमने पढ़ी है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी एक एप्लीकेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब देखें कि ये इतना ज़्यादा हम मुश्किलात में पड़ते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं और उनकी केमिस्ट्स की ट्राई होती है कि हर मॉलिक्यूल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले, मतलब इतना ज़्यादा उसके लिए तरद्दुद किया जाता है कि छोटी छोटी ट्यूब्स में हम सैंपल को भर के उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पिन करते हैं कि हर साइड पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि सारे सैंपल को एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ महसूस हो ताकि हमें एक जैसा स्पेक्ट्रम मिले और यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रम मिले। ठीक हो गया। और लेकिन जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसमें फ़िज़िकल इफ़ेक्ट तो सेम है, NMR का वही कानून है, लेकिन उसके गोल्स टोटली अपोजिट है NMR के। उसमें क्या होता है
कि इसमें जो सैंपल होता है हेट्रोजेनस सैंपल, यानी कि लिविंग ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी को स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रख के उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑन पर्पस नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो एक जैसी नहीं होती। मतलब बॉडी को हर तरफ से एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही होती, जिस तरह से जो हमारा केमिकल सैंपल है जो NMR करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें हमें एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ द सैंपल है, जहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी प्लेन है, जहाँ पे वो चेक कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो रेजोनेंस होने चाहिए, मतलब वो एरिया एक वक्त में रेजोनेंस में होना चाहिए। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वेरी करके डिफरेंट बॉडी के जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट अलग अलग ली जाती है। तो इसमें ये चीज़ अपोजिट है जो सिंपल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है उसके। अब इसमें क्या किया जाता है कि यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड ग्रेडियंट्स एंड सोफिस्टिकेटेड फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स, द इंस्ट्रूमेंट कैन लुक सेलेक्टिवली एट वन पॉइंट विद इन द सैंपल और अ लाइन विद इन द सैंपल और अ प्लेन विद इन द सैंपल। सैंपल क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग अगर उस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा हुआ है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर सकता है, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी देख सकता है। लेट्स से कि आप कहते हैं कि सिर्फ हमें दिमाग का MRI करना है, तो वो दिमाग के ऊपर फोकस करके तो उस एरिया को स्कैन कर सकता है, या किसी एक लाइन को कर सकता है, या किसी एक प्लेन को कर सकता है कि आप एक साइड से उसका या वो MRI करना चाहते हैं, या पूरी बॉडी का करना चाहते हैं, या किसी एक पॉइंट का। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑप्शनल हैं। और फिर आपके पास जो 2 डायमेंशनल इमेज है वो आपके पास आ जाता है उस एरिया का आफ्टर दी इसका स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स द स्पेक्ट्रम। और बहुत सारे डिफरेंट स्लाइसेस फिर उनको अकोमोलेट करके तो आप उसका 3D इमेज भी बना सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल टाइम्स उसके MRI करें मुख्तलिफ साइडों से, फिर उनको एड अप करेगा इंस्ट्रूमेंट, और देन यू कैन गेट अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो जो मेडिकल MR इमेजिंग है, NMR इमेजिंग, उसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नहीं कहते, सिर्फ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया जो है वो न्यूक्लियर के लफ्ज़ से बहुत डरती है। ये न्यूक्लियर का लफ्ज़ आ जाए तो सारे यही समझते हैं कि शायद ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है या कोई रेडियो एक्टिव थिंग है, तो इस वजह से ये नाम मेडिसिन से हटा दिया गया है। वहाँ पे इसको सिर्फ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। और कोई भी जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है वहाँ न्यूक्लियर से मतलब न्यूक्लियस है, इट डज़ नॉट मीन रेडियो एक्टिविटी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रेडियो एक्टिविटी। तो MRI जो है एक्चुअली अगर आप देखें बाकी टेक्निक्स हैं, जिस तरह एक्सरे है या और टेक्निक्स हैं, तो उनमें सबसे कम हैज़र्डस है। उनमें जो इसमें नुकसान का अंदेशा है वो सबसे कम है। और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसका क्या हो सकता है कि क्लास्ट्रोफोबिया, मतलब आप छोटी सी जगह पे बंद हो जाएं थोड़ी देर के लिए तो आप आपके दिमाग में खौफ सा आ जाए, इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सकता है। यानी कि वो जो मैग्नेट है या वो जो छोटा सा कमरा, ये इस तरह, ये जिस तरह आप एक कपड़ों की अलमारी में घुस के बैठ जाएं, बंद हो जाएं, इस तरह छोटी जगह पे बैठने का खौफ जो बंदे के अंदर हो सकता है उसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। उससे ज़्यादा इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये एक बड़ी सेफ़ टेक्निक है। और इसमें क्या होता है कि जो MRI है, इट कैन ईजीली डिस्टिंग्विश वाटरी टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़, बोन, एयर स्पेसेस, ब्लड, ये सारी चीज़ों को अलग अलग डिटरमिन कर सकती है, उनकी कॉम्पोजिशन और मूवमेंट को चेक कर सकती है। और इसमें क्या करते हैं, जो प्रोटॉन के रिलैक्सेशन टाइम्स हैं, ये हमने चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ी चूँकि ये बेसिक NMR का कोर्स था। जो रिलैक्सेशन टाइम्स हैं ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स के अंदर आता है, उनको कंट्रोल करके तो इसको और ज़्यादा यूज़फुल किया जा सकता है। और चूँकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है और ज़्यादा प्रोटॉन्स जो हैं वो अलाइन हुए होते हैं उसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसके अंदर से लाइट पास की जाती है तो वो प्रोटॉन की स्पिन फ्लिप होंगी और उस चीज़ को NMR स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमिन करेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह प्रोटॉन NMR में हम इसको NMR इसको करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को। तो और फिर क्या कर सकते हैं कि जो फ्री इंडक्शन डिके है उसको उसी तरह से स्पेक्ट्रोमीटर ट्रांसलेट करता है और उसको आपको जो इमेज देता है वो
एक फाइनल इमेज होता है और उसमें क्या होता है कि जो कैंसरस टिश्यूज़ हैं उनके रिलैक्सेशन टाइम्स लॉन्गर होते हैं नॉर्मल से, और जो ट्यूमर्स वगैरह हैं या कैंसर वाले एरियाज़ हैं वो आपको बड़े इजीली पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से MRI करके तो आप जो कैंसरस या दूसरे टिश्यूज़ हैं उनको आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपको 2 MRI इमेजेस नज़र आ रहे हैं। जो लेफ़्ट इमेज है ये एक किसी पेशेंट के हेड का स्लाइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक मेजर ब्रेन ट्यूमर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस MRI इमेज से आप बड़े इजीली देखें, विजुलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से हिस्से के अंदर ये ट्यूमर मौजूद है। जो राइट वाला इमेज है ये पेल्विक रीजन का है, जिसमें आपको पेल्विक रीजन के अंदर सवियर डैमेज नज़र आ रहा है कि ये जो हिप है ये सारी बुरी तरह से डैमेज हुई है, इसलिए ये जो रेड एरियाज़ हैं ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये डैमेज टिश्यू है। तो इस तरह से जो रेलेवेंट डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट है वो इन इमेजेस को देख के तो अच्छी तरह से डायग्नोज कर सकता है कि एग्जैक्टली आपकी जो बीमारी है वो क्या है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या उसकी जो मेडिकेशन है वो क्या होगी। तो दिस वाज द मेन एप्लीकेशन ऑफ NMR। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है उसमें NMR ये एक बैकबोन की हैसियत रखती है और इसकी मदद से हम सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह डिटर्मिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 2 डायमेंशनल NMR टेक्निक्स, जिसमें हम इसको देखेंगे। जी अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं दे वर ऑल बिलोंगिंग टू 1 डायमेंशनल NMR। अब नेक्स्ट जो 2 डायमेंशनल NMR होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह 2 डिफरेंट डायमेंशंस को कंबाइन करके तो हम मज़ीद यूज़फुल इंफॉर्मेशन NMR से ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।